जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय और इससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीएससी बीकॉम नहीं, बीए थर्ड सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स का एग्जाम होने वाला है। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कब होने वाला सर जी? तो 8 जनवरी 2025 को होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ठीक है। तो 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। हालांकि 2024 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आगे चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये पिछले साल का आपका पेपर है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और एक बात और जान लीजिए, आपके लिए मैं और भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। तो वो कहाँ है सर जी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। सारे क्लासेस अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, बीए सेमेस्टर वाला गारंटी लेता है कि आपका लगभग 90+% एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, अगर आप सारे क्लास अटेंड कर लेते हैं तो, ठीक है। ये गारंटी देता हूँ मैं। चले तो क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग देख सकते हैं, ये बीए थर्ड सेमेस्टर है। एक बार और क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ठीक है। देखिए, जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय है, यही केवल इस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं दो भागों में, ठीक है। एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश। तो ये आपके ही विश्वविद्यालय का, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर और उठा के आपके विश्वविद्यालय का नाम बता के दे दिया, ऐसा नहीं है। चाहे तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था, ठीक है। और इसी तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में दो भागों में आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहेगा, 100 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। हालांकि इस बार हो सकता है चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है इस बार, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग होंगे। तो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्ति लोग वो होते हैं जो सामाजिक और पारिस्थितिकी रूप में अधिक जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्लासेस कराए हैं प्लेलिस्ट में लिंक है, जाके सारे क्लासेस आप अटेंड कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए, हालांकि आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, उसको मैंने ऑलरेडी पहले ही करा दिया, एक हफ्ता पहले। ये आप लोगों को क्लास लाने में देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चले, साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है? साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों से उत्पन्न क्या होती है? भक्ति, विश्वसनीयता और ईमानदारी, ये तीनों उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए, चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की ज़रूरत है? तो वह सामाजिक कार्य पेशे के प्रतिष्ठा है, ठीक है, कर्तव्य परायणता है और सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये सभी आपके क्या है? यह सभी आपके समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है, सामाजिक विकास किसके फलस्वरूप संभव है? सामाजिक विकास किसके फलस्वरूप संभव हो पाएगा? तो देखें, समाज कार्य पेशे के प्रति ईमानदार हो, ठीक है, मूल्य और जो नैतिकताओं हैं इनके साथ कंपनी के प्रति वफादारी रहे और सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञा की परिणति के फलस्वरूप, ये सभी क्या है? ये सभी आपके समाज विकास के फलस्वरूप संभव हो पाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 5 का। देखिए, जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर को जितना ध्यान से पढ़ सकते हैं उतना ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप उत्तर अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। देखिए, छठा प्रश्न आपका, आदर्श वफादारी किस पर आधारित होती है? तो जो आदर्श वफादारी होती है दोस्तों, वो कर्तव्य की भावना पर आधारित होती है और नैतिक प्रतिबद्धता पर भी आधारित होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। चले, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है। चलिए, अब सही से दिखाई दे रहा। चलिए, सातवां प्रश्न आपका,
किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी काम पर अपने संचार में मुक्त, ईमानदार और सत्य रहे? ठीक है, तो ये आपका नैतिक कार्य है। ठीक है, क्या है? इथिकल कार्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है। किस प्रकार का न्याय मौजूद है? तो नैतिक प्रकार का न्याय मौजूद होता है यदि जो कर्मचारी होता है अपने काम पर संचार में मुक्त, ईमानदार और सत्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नैतिकता का संबंध किससे है? नैतिकता का संबंध दोस्तों व्यापक समुदाय से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, द वाइडर कम्युनिटी से आपका नैतिकता का संबंध होता है, एथिक्स का। ठीक है, चले नवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, CSR का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या है? इसका स्वहित मॉडल है दोस्तों, यह एक संगठन का स्वहित है जिसमें वह नैतिकता के स्थान पर स्वयं को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब भी याद रखिएगा, जब भी स्वहित की बात करता है या फिर स्वहित की मॉडल की बात करता है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा संगठन हो या फिर व्यक्ति हो, वो केवल स्वयं को प्राथमिकता देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी स्वहित की बात करें। चले स्वहित में ही आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से वो प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, देखें 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो वह है जल का चक्रीकरण। ठीक है, ये आपके शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है। बाकी वनों की कटाई है, प्रदूषण है, जैव विविधता का ह्रास है, ये सभी शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जल का चक्रीकरण से नहीं। ठीक है, वाटर रिसाइकलिंग लिखा है, आप समझ सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाला भी देखा करें। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन मिला के चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूखे का मानव जनित कारण है? सूखे का मानव जनित कारण क्या है? देखें, वनों की कटाई से बारिश नहीं हो रही है, जल की अत्यधिक मांग, ठीक है, सूखा पड़ जा रहा है, अत्यधिक पैदावार हो रही है, ये सभी क्या है? सूखे का मानव जनित कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले चले ये सभी कारण है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ओवर कल्टीवेशन, एक्सेस वाटर डिमांड। ठीक है, ओवर ज़्यादा कृषि में भी आपके पानी के क्या है, खपत हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभावों के महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन से कारक हैं? तो जनसंख्या और संसाधनों के दोहन हेतु प्रयुक्त तकनीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है, वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो इन क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है? देखें, मानव मूल्यों पर केंद्रित होता है, यह आपका नैतिकता का लक्षण है। दर्शन शास्त्र की शाखा भी नैतिकता का लक्षण है। नैतिक सिद्धांतों पर लागू होता है, ये भी आपका नैतिकता का लक्षण है। लेकिन सामाजिक कार्य, सोशल वर्क जो है नैतिकता का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, विचारों का समूह जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाएं तथा कार्यों का समावेश करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है, आइडियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब पास किया गया? तो ये कानून पास किया गया था 1986 में, 1986 में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया? सूचना का अधिकार कानून अक्टूबर 2005 को बनाया गया था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, देखें 18 नंबर प्रश्न है, किन्हें गांधी जी अपने दो फेफड़े कहते थे? तो गांधी जी अहिंसा और सत्य को अपने दो फेफड़े कहते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 19 नंबर प्रश्न है आपका, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। क्या है?
तो पीड़ा के अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य, ये सभी क्या है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के आवश्यक सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। चले प्रश्न नंबर 20 है आपका, स्वराज का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है। स्वराज का अर्थ क्या होता है गांधी जी के अनुसार, तो देश के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता पाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, शरीर मस्तिष्क और आत्मा, यह कथन किसका है। यह कथन है महात्मा गांधी जी का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव मूल्य इनके लिए आवश्यक है। मानव मूल्य किसके लिए आवश्यक है, स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। ये ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक सामंजस्यपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा निर्मित होता है, ये हैं, क्या है वो, तो वो व्यक्ति, विचार, समाज और ब्रह्मांड है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। ठीक है, एक सामंजस्यपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा निर्मित होता है, तो वो 4 मूल्य कौन कौन से हैं, व्यक्ति है, समाज है, ठीक है, परिवार है, समाज है और आपका ब्रह्मांड है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में अनुक्रम किया है, उसके होने की संभावना है, तो उसके होने की जो संभावना है पारस्परिक रूप से समृद्ध संस्थानों और संगठनों की होने की संभावना है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 24 का। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखें मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, केवल एक ही काम करना है, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आगे व्हाट्सएप पर, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो अपना प्रीवियस ईयर का कम से कम क्वेश्चन पेपर देख ले। आप लोगों ने तैयारी तो खूब की होगी, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पेपर मिल जाता है तो इससे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यही हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और दोहराए भी जाते हैं आपके कुछ प्रश्न, तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मोस्टली, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक रहेगा क्लास पर उतना ज़्यादा यूट्यूब इस क्लास को ऑटोमेटिक रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजेगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चलेगा, लेकिन लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले 25 नंबर प्रश्न क्या है, वनों की कटाई के कारण क्या है। दोस्तों, वनों की कटाई के कारण क्या है, क्यों काटे जा रहे हैं वन, तो जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जनसंख्या का शहरीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, सरकारी संस्थानों की बेईमानी है, इन सभी के कारण ठीक है क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, पूछा गया है, प्रवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न के समान है, किसके समान है ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के समान है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है 27 नंबर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण के लिए होना चाहिए, मानव निर्माण के लिए होना चाहिए और चरित्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28 है, विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है। इनके शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है, तो आइडियलिज्म है, क्या है, आदर्शात्मक है, आदर्शवाद है, चाहे आदर्शात्मक कह सकते हैं, चाहे तो आदर्शवाद भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, विवेकानंद जी के शिक्षा का दर्शन क्या है, आदर्शवाद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, भारत में बुनियादी शिक्षा इनके द्वारा आरंभ की गई, किसके द्वारा भैया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में बुनियादी शिक्षा का आरंभ किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, गांधी जी के अनुसार इसके अतिरिक्त 7 घातक पाप हैं, किसके अतिरिक्त 7 घातक पाप है गांधी जी के अनुसार, तो हर कीमत पर व्यस्तता के अतिरिक्त आपके 7 घात पाप हैं और 7 घात पापों में से आपके ये 7 घात पाप आपके दिए गए हैं गांधी जी के अनुसार, कार्य के बिना संपत्ति, चरित्रहीनता के साथ ज्ञान और मानव रहित विज्ञान, ये 7 घात पाप हैं
और बाकी जो आपके 4-7 घातक पाप होंगे उसको आप लोग इंटरनेट पर भी सर्च करके ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। मान लीजिए निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी चाहे तो आप लोग कमेंट करके भी इसको बता सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार 7 घातक पाप कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें से 3 तो यहाँ पर है, बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाता है। जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चे देख सकें। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है मूल्य परक शिक्षा का? तो सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना, ये दोनों आपके मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और सी दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, प्राकृतिक स्वीकार और प्रायोगात्मक सत्यापन का, ठीक है। आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, पहला है प्राकृतिक स्वीकार का और दूसरा है प्रयोगात्मक सत्यापन का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी जो इंग्लिश में भी आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 33 आपको पूछा गया, सह अस्तित्व का अर्थ है, सह अस्तित्व मीन्स क्या होता है? को एक्सिस्टेंस, साथ में रहना आपका सह अस्तित्व का अर्थ होता है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत से मानव मूल्य अक्षय और सही इसके द्वारा प्रतीत होते हैं, किसके द्वारा प्रतीत होते हैं? तो सकारात्मक भावनाओं के द्वारा, आंतरिक प्रसन्नता के द्वारा और प्राकृतिक स्वीकार के द्वारा बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही प्रतीत होते हैं, इन सभी के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पॉजिटिव फीलिंग्स के द्वारा, इंटरनल हैप्पीनेस के द्वारा और नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा आपके बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही प्रतीत होते हैं, इन तीनों के द्वारा, ठीक है ना। चले 25 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35 है, ध्यान से देखेंगे। पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ है, पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ होता है सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना और लाभ करने की क्षमता, ये दोनों क्या है आपके पेशेवर नैतिकता की क्षमता के अर्थ होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी और सी दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है, संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, इनमें शामिल है, क्या शामिल है इसमें? तो इसमें अखड़पन शामिल है, क्या? एरोगेंस शामिल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी देख लेंगे। संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, इनमें शामिल है, क्या शामिल है? अखड़पन, ठीक है, एरोगेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर 37, बोध और समझ के परिणाम क्या है? कार्य, मूल्य, प्रसन्नता या फिर स्वास्थ्य? बोध और समझ के परिणाम होते हैं आपके मूल्य, ठीक है, वैल्यू, आपके बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, 38, कौन संज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है? नैतिकता लेता है, बाइबल, कुरान या फिर परोपकार? कौन संज्ञान लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है? तो जो आपका एथिक्स है, नैतिकता है, ये आपका संज्ञान लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, कर्मचारियों की उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित होता है? तो कार्य संस्कृति संबंधित होती है, ठीक है, वर्क कल्चर संबंधित होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, सेकुलरिज्म मीन्स, आपने सेकुलरिज्म का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये रिलीजियस से संबंधित है, धार्मिक है आपका? बिल्कुल नहीं। देखिए जो पंथ निरपेक्ष है इसका मतलब होता है मूल्य, तथ्यों और विज्ञान पर आधारित होता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। द वैल्यूज आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड साइंस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 40 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपका पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा संबंधित है इससे, किससे संबंधित है?
तो इंटीग्रेशनल इक्विटी से, ठीक है, अंतर पीढ़ी हिस्सेदारी से आपका सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा संबंधित होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है, 43 नंबर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, ठीक है। उसके मध्य से गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? इसके मध्य से रामगंगा नदी बहती है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो कौन सा कारण है? देखिए, रेडियो धर्मीकरण दोस्तों, ये क्या है आपका, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल किसी भी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का कारण नहीं बन सकता है, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा और केंद्रीय बल भी नहीं बनेगा, ठीक है। रेडियो धर्मीकरण आपके ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ये बात ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? देखिए, कार, बस, जल या पार्क। आप सभी लोग जानते हैं जल क्या है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। बाकी कार, बस और पार्क ये मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है आपका, यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसके कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा? तो खनिज गति जो है अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है, खनिज गति अवरुद्ध हो जाएगी। यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसकी कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा? तो खनिज गति अवरुद्ध हो जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। चलिए, प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है, भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? तो कौन सा खतरा हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, निवास स्थान का विखंडन है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ये सभी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए, ठीक है, खतरा हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, एड्स किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु या फिर कवक या HIV के कारण या उपरोक्त सभी? तो एड्स का जो वायरस होता है उसे HIV कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49 है आपका, आप निम्नलिखित में से किस पर ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के ब्यूरो चिप्पी की पता लगा सकते हैं? तो यह लगा सकते हैं छत के पंखे, इलेक्ट्रिक गीजर और ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित किस पर ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के ब्यूरो चिप्पी का पता लगा सकते हैं? तो इन सभी के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है, CNG है एक, CNG क्या है? तो CNG स्वच्छ ईंधन है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, क्लीन फ्यूल है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 51 क्या है, पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? पानी के प्रदूषण के लिए तेल रिफाइनरी जिम्मेदार हैं, कागज़ कारखाने और चीनी मिल ये सभी जिम्मेदार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता था, ठीक है, हालांकि इस समय नहीं किया जाता है। एयर कंडीशनर में और इत्र में यानी सेंट जो लगाते हैं उसमें भी आपके यूज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है, आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है? आर्द्र भूमि में पानी ताज़ा, नून खरा और स्थिर भी हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव है? कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो इसे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने तथा लोगों को आहत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे क्या पूछा गया है, स्रोत ज्ञान के बिना स्रोत के साथ साक्षात्कार की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है? तो यह कुटिल और अनुचित है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, जनसंपर्क के नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा? इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? तो भ्रामक छाप दे रहा है, ये आपका जनसंपर्क के नैतिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 56 का।
चलिए प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। पसंद और समग्र की स्थिति और मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, क्या है? यह क्या है? तो यह एक आनंद है, ठीक है, हैप्पीनेस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है। मूल्य परक शिक्षा की 5 मूल दिशा निर्देश सार्वभौमिक, प्राकृतिक और निरीक्षण योग्य जो सद्भाव और लाते हैं, क्या लाते हैं? तो सद्भाव और तार्किक लाते हैं, ठीक है, रेशनल लाते हैं। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है। विकसित राष्ट्र इसका जीवंत उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो समृद्ध का उदाहरण है विकसित राष्ट्र। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 59 का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 60 नंबर। मूल्य परक शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि मूल्य परक शिक्षा छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है, क्या पहचानने में मदद करती है? वैल्यू को पहचानने में मदद करती है, मूल्य को पहचानने में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है। सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर सन 2005 को बना। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो दस्तावेज, सलाह और अनुबंध, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवाइस और डॉक्यूमेंट, ये तीनों आपके सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर 63 क्या है 63 नंबर। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा है, कितना समय सीमा है? 48 घंटे। 63 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है 64 नंबर है। प्रेस परिषद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये अधिनियमित किया गया था 1978 में, 1978। ए ऑप्शन आपका राइट है 64 का। प्रश्न नंबर आपका 65 पूछा गया है। एक पेटेंट या कॉपीराइट का प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, या फिर पेटेंट आपने कराया हो या कॉपीराइट अगर आप किसी का नकल कर रहे हैं तो ये प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होगा? तो इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 65 का। चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या है। न्याय शास्त्र का अर्थ है, न्याय शास्त्र का अर्थ क्या होता है? न्याय शास्त्र का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था में कानून के विज्ञान का सामायिक क्षेत्र। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 66 का। प्रश्न नंबर 67 है। TRIPS का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 67 का। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या है देखिए। विज्ञापनों के लिए आचार संहिता किस पेशेवर एजेंसी द्वारा दिया गया एक लोकप्रिय दिशा निर्देश है? तो यह ASCI के द्वारा दिया गया एक निर्देश होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 68 का। और ये भी याद रखिएगा, इसे हिंदी में मत याद रखिएगा, ठीक है, भूल जाएंगे। इंग्लिश वाला आप अच्छे से याद रखेंगे। जो फुल फॉर्म होते हैं और जो इस तरह के जो होते हैं क्वेश्चंस, इसे इंग्लिश में ही याद करना बेटर होता है, ठीक है। देखिए निजी टीवी समाचार चैनलों को आत्मनियंत्रण के उद्देश्य से नैतिक दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो इसको NBA ने दिए हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 69 का। प्रश्न नंबर 70 आपका क्या पूछा गया है। न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की दिशा निर्देश के अनुसार ब्रॉडकास्टर प्रति समाचार के दिन में अधिकतम कितने ताज़ा सामान्य मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकता है? तो अधिकतम 8 मिनट कर सकता है। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 70 का। चलिए प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले प्रसार में किसकी अनुमति नहीं होगी? चलिए देखते हैं। मित्र देशों की आलोचना, ये तो होगी। दर्शकों को मिथक और पौराणिक विचारों से जोड़ने की, ये गलत है। मिथक किसी भी प्रकार के गलत दर्शकों को, ठीक है, पौराणिक विचारों से नहीं जोड़ा जा सकता है। बी ऑप्शन आपका इसमें क्या है, आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा, आकाशवाणी मतलब आप समझ रहे हैं रेडियो, ठीक है। तो रेडियो पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारित की जाने वाले प्रसारण की जो अनुमति होती है, मित्र देशों की आलोचना कर सकते हैं लेकिन दर्शकों को गलत तरीके से कोई भी पौराणिक विचारों से नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है।
धर्मों पर आक्रमण भी होता है एक दूसरे के, कुछ भी मान का हानिकारक होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी दर्शकों को मिथक या फिर गलत पौराणिक विचारों से नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या है? एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक क्या है? एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक क्या है? दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण करता है, बिल्कुल राइट है। लाइसेंस भुगतानकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित प्रसारण कंपनी है, ये भी है। एक राष्ट्र प्रसारक है, ये भी। यानी देखें 72 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, पत्रकार नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय शामिल नहीं है? पत्रकार नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय शामिल नहीं होता है? तो इसमें देखें, लोगों की निजता का सम्मान करना होता है, ठीक है। छल भी होता है, मानहानि का कानून भी होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पत्रकार नैतिक संहिताओं में से कौन सा विषय शामिल नहीं? कोई विषय शामिल नहीं है। डी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 73 का। चलिए, प्रश्न नंबर 74 है, भारत में पत्रकारिता के मुद्दे हैं। भारत में पत्रकारिता के मुद्दे हैं। पत्रकारिता में नैतिकों का जो नैतिकता है इसका क्षरण है, बिल्कुल राइट है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग भी होता है आपका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 74 का। प्रश्न नंबर आपका 75 पूछा गया है, जाव प्रेस संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? तो वाणिज्यिक मुद्रण संदर्भित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, कॉमर्शियल प्रिंटिंग, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 76 है, शोध में साहित्यिक चोरी है। शोध में साहित्यिक चोरी क्या है? बारीकी से नकल करना और उसका प्रयोग करना शोध में साहित्यिक चोरी है। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 77 क्या है आपका? कॉपीराइट कानून के अनुसार उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। तो यह शैक्षिक उद्देश्य से, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर आपका 77 का। प्रश्न नंबर 78 क्या है? विषय के अनुसार डिजिटल युग में इस तथ्य से संबंधित मीडिया नैतिकता के मुद्दों को उठाया है। कैसे उठाया है? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, कैसे उठाया है देखें, इंटरनेट असीमित जानकारी की एक धारा प्रवाह प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ठीक से दिखाई नहीं दिया इसलिए गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं। विषय के अनुसार डिजिटल युग में इस तथ्य से संबंधित मीडिया नैतिकता के मुद्दों को उठाया है। इंटरनेट असीमित जानकारी की एक धारा प्रदान करता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 79 आपका, अजीम प्रेम जी कौन है? इनसे संबंधित आपका 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ये एक विप्रो के संस्थापक हैं, अजीम प्रेम जी। ए ऑप्शन आपका राइट है, 79 का। प्रश्न नंबर 80 है, दानशील संस्थान द गिविंग प्लेज के सह संस्थापक कौन है? इसके सह संस्थापक आपके बिल गेट्स हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 80 का। देखिए, आप लोगों का एग्जाम हो जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करके, विद्युत बचा करके, बिजली बचा के, जल का व्यर्थ बहाना रोककर, ये सभी प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है व्यक्तियों के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है? चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट को निम्नतम स्तर पर उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 है आपका, चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ होता है पर्यावरण अनुकूलित, अधिक रोजगार परक और कम घातक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, 83 का। प्रश्न नंबर 84 क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? तो सततता को बढ़ावा देती है, दीर्घकालिकता को, और पुनः प्रयोग व चक्रीकरण को बढ़ावा देती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 84 का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 85 पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पारस्परिक ज्ञान स्पष्ट रूप से एक स्वदेशी या स्थानीय समुदाय से जुड़ा हुआ है जो इस पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और प्रसारित करता है। बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। चलिए और देखते हैं कौन सा सही है। पारस्परिक ज्ञान पुराना और स्थित है, ये आपका गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए,
प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंतः स्थान संरक्षण में शामिल है, कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व, ये तीनों आपके कौन है? अंतः स्थान संरक्षण में शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 87 पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सतत विकास के लक्ष्य अपनाए हैं? बिल्कुल, देखिए 17 लक्ष्य अपनाए हैं, सी ऑप्शन राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हर कॉलेज में पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, कब की गई? तो 18 अक्टूबर सन 2010 को। 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 89 पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो करेक्ट है आपका। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं, गैर संवैधानिक संस्था है। एनजीटी एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 90 क्या है? क्रॉस निर्भरता पहल है, क्रॉस निर्भरता क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों के लिए जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता वाला वैश्विक संगठन है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 90 का। प्रश्न नंबर 91 है, हाल ही में पक्षी महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? पक्षी महोत्सव दोस्तों सुंदरवन बाघ उद्यान के द्वारा शुरू किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 91 का। प्रश्न नंबर 92 है, कार्बनिक खाद्य पदार्थ का अर्थ है, कार्बनिक खाद्य पदार्थ का अर्थ होता है कृषि विभाग द्वारा कार्बनिक प्रमाणित और संश्लेषित खाद्य व कीटनाशकों के बिना उत्पादित किया गया हो। यह ऑप्शन आपका राइट है। कार्बनिक खाद्य का अर्थ है ऑर्गेनिक फूड मीन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड कार्बनिक खाद्य पदार्थ। प्रश्न नंबर 93 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है, फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो जो आपके अगस्त केस्चॉफ्स हैं, ठीक है, कौन है? अगस्त केस्चॉफ्स हैं, ये आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर सुरक्षा के पिता कौन है? अगस्त केस्चॉफ्स हैं, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन आपका, जैविक खाद में है ऑर्गेनिक फूड कंटेंट्स, जैविक खाद में क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी अम्लों का श्रेष्ठ स्रोत होता है, विटामिन और खनिज की ज़्यादा मात्रा होती है और एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता होती है। ये सभी डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 क्या है? जैविक खेती इस पर आधारित है, द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द, किस पर आधारित होती है? तो ये आपके पारिस्थितिकी अभिमुखीकरण पर आधारित होती है, ठीक है, इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन पर आधारित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 96 है, कार्बनिक कृषि शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो कार्बनिक कृषि शब्द को प्रयोग करने वाले सबसे पहले वाल्टर जेम्स नॉर्थबोर्न है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 96 का। चलिए प्रश्न नंबर 97 क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे, किन राज्यों को कार्बनिक घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक स्टेट? किसको घोषित किया गया है? तो जो आपका सिक्किम राज्य है दोस्तों, इसको कार्बनिक घोषित किया गया है, ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर प्रश्न है आपका, देखें, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न यानी नौकरी देने करने वाले या फिर नौकरी उत्पन्न करने वाले बनने की आवश्यकता है? ये स्टेटमेंट बिल गेट्स का है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 99 क्या है? लोक वनस्पति विज्ञान में लोक का अर्थ है, तो लोक का अर्थ होता है कल्चर, संस्कृति। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपको 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 100 क्या है? देखिए, किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले महोदय ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये मैं आप लोगों को जियोग्राफी में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 100 का। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।